नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। मैं हूं राकेश सिहाग और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था गति के समीकरण और गति के नियम। तो जो गति का टॉपिक है उसको ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 2 या 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन गति का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अच्छे से मैंने आपको थ्योरी करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो हम करते रहेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको और कुछ बता दूंगा, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना करना है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाओ। तो उम्मीद करता हूं आपने पीछे की क्लास देखी होंगी। अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फिजिक्स 2024 नाम से। उसमें आप पहले वीडियो से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो बेसिकली आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गति के बारे में ही। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोणीय गति, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गति के प्रकार। हमने गति के प्रकार पढ़े थे बहुत सारे, पथ के आधार पर, तल के आधार पर। तल के आधार पर 3 गति पढ़ी थी, 1D 2D 3D। फिर हमने तल के आधार पर पढ़ी थी, एक हमने पथ के आधार पर पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने रेखीय गति और एक हमारी थी कोणीय गति। कोणीय गति के 2 प्रकार थे, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। उसके बाद हमें आवर्त गति पढ़नी है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा आगे का टॉपिक चलने वाला है। 2 या 3 क्लास में हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कोणीय गति की। कोणीय गति, एंगुलर मोशन, कोणीय गति, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंगुलर मोशन। अच्छा, कोणीय गति क्या है वो देखो। कोणीय गति का मतलब होता है कि ऐसी गति जिसमें बार बार में कोण परिवर्तित होता रहता है, जिसमें बार बार में कोण परिवर्तित होता रहता है, उस गति को हम क्या कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं। यानी इस कोणीय गति के अंदर क्या होता है? कोण में परिवर्तन होता है। कोण में परिवर्तन, कोण में परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं कोणीय गति। जैसे मान लो कि ये कोई तल है, इस प्रकार से गति हो रही है और पहले उसका जो थीटा था वो मान लो 30 डिग्री था, थोड़ी देर बाद में वो मान लो 60 डिग्री हो गया, थोड़ी देर बाद में वो मान लो 90 डिग्री हो गया, उसके बाद मान लो वो 180 डिग्री हो 120 डिग्री हो गया, थोड़ी देर बाद में मान लो वो 180 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से निरंतर समय के बाद में, समय के साथ साथ अगर अपना कोण बदल रही है तो उस गति को हम क्या कह देंगे? उस गति को कह देंगे कोणीय गति। सीधी सी बात है, कोण में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस गति का नाम क्या हो जाएगा? उस गति का नाम हो जाएगा कोणीय गति। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं कोणीय गति की। तो साथियों, अगर कोणीय गति को पढ़ना है तो आपको रेखीय गति के साथ में पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, जिससे आपको समझ में ज्यादा आता है। रेखीय गति वैसे मैंने आपको पढ़ा दी है, क्योंकि रेखीय गति में हमारे पद आते हैं, जैसे समय हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, है ना, वो तो रेखीय गति के थे। अब हमें उसके साथ साथ में क्या करना है? कोणीय गति के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप कोणीय गति को रेखीय गति के साथ में कंपैरिजन करके पढ़ोगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा आपको याद होगा। तो एक साइड में हेडिंग लगाता हूं रेखीय गति, एक साइड में हेडिंग लगाता हूं रेखीय गति और एक साइड हम पढ़ते हैं कोणीय गति। इस साइड बात करते हैं कोणीय गति की। कोणीय गति देखिए, ध्यान से समझना इसको। एक साइड रेखीय गति की बात करते हैं तो ध्यान रखना है विस्थापन। यानी रेखीय गति के अंदर हम एक टर्म यूज में लेते हैं, एक शब्द यूज में लेते हैं जो है विस्थापन। क्या टर्म यूज में लिया जाता है? विस्थापन। रेखीय गति में विस्थापन शब्द को काम में लिया जाता है और विस्थापन को हम दर्शाते हैं डी के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट यानी डी के द्वारा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन हम कोणीय गति के अंदर हम विस्थापन को नहीं दर्शाते, हम इस विस्थापन को क्या बोल देते हैं? कोणीय विस्थापन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। तो अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्थापन को कोणीय गति में किस नाम से दर्शाया जाता है, तो ध्यान रखना विस्थापन को कोणीय विस्थापन के नाम से दर्शाया जाएगा। जैसे रेखीय गति में विस्थापन को विस्थापन नाम से दर्शाते हैं, उसी प्रकार से कोणीय गति में विस्थापन को किस नाम से दर्शाएंगे? कोणीय विस्थापन से। विस्थापन को डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कोणीय विस्थापन को
प्रदर्शित किया जाता है डी थीटा के द्वारा। ये थीटा किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये थीटा इस कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ये बात मैंने आपको पीछे बताई भी थी। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है कोण, और डी किसको दर्शा रहा है? ये विस्थापन को। यहां मैंने आपको बताया कि विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, लेकिन साथियों कोणीय विस्थापन का कोई मात्रक नहीं होता। कोणीय विस्थापन का कोई मात्रक नहीं होता, ये बात याद रखनी है। यानी इसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो इस थीटा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन। थीटा का हम एक, थीटा की जगह हम एक शब्द काम में लेते हैं, रेडियन। ये बात मैंने आपको जब पूर्व राशियां पढ़ाई थी उस टाइम मैंने आपको बताई भी थी कि थीटा को हम किसके नाम से दर्शाते हैं? रेडियन के नाम से भी दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब इस कोणीय विस्थापन का ना तो मात्रक होता, ना तो इसका मात्रक होता, और ना ही इसकी विमा होती। यानी कहने का मतलब कोणीय विस्थापन का मात्रक और विमा नहीं होती, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। और इसकी अगर विमा की बात करते हैं, इसकी विमा कैसे निकालेंगे? तो इसकी विमा निकल जाएगी मीटर। मीटर को किसके द्वारा दर्शाते हैं? एल के द्वारा। तो यहां पर एल एक बार है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? L1। या तो इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, m का मान 0 है, l का मान 1 है, और t का मान 0 है। तो ये हमारी विस्थापन की क्या हो गई? विमा हो गई। याद रखना साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि विस्थापन का मात्रक भी होता है और विस्थापन की विमा भी होती है, लेकिन कोणीय विस्थापन का मात्रक भी नहीं होता और कोणीय विस्थापन की विमा भी नहीं होती। क्योंकि इस रेडियन की आप क्या नहीं निकाल सकते? रेडियन की आप विमा नहीं निकाल सकते। तो इसकी क्या नहीं है? विमा नहीं है, और इसका मात्रक भी नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, ये 1 नंबर बात हो गई। अब हम 2 नंबर बात करते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, वेग। वेग को रेखीय वेग के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखो, प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन रेखीय वेग कहलाता है। रेखीय वेग कहलाता है। यानी प्रति सेकंड, अगर आप 1 सेकंड में या प्रति सेकंड में जितना विस्थापन तय करोगे उसको हम क्या कह देंगे? वेग या फिर रेखीय वेग कह देंगे। और रेखीय वेग को दर्शाया जाता है v के द्वारा। किसके द्वारा? v के द्वारा, याद रखना। अब देखो v का सूत्र क्या बनेगा? रेखीय वेग का सूत्र क्या बनेगा? प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन, तो विस्थापन बटे समय। प्रति का मतलब होता है बट्टे में समय, विस्थापन बटे समय। ये बट्टे में मैंने समय क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर प्रति नाम दे रखा है, प्रति का मतलब होता है बट्टे में लगाना। तो प्रति सेकंड तय किया गया जो विस्थापन होता है उसको हम कहते हैं रेखीय वेग या फिर वेग। इसका सूत्र हो गया विस्थापन बटे समय। अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? देखो, विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके विमा की, अगर इसकी विमा की बात करते हैं तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे? देखो, विमा निकलेगी यहां पर विस्थापन का मतलब मीटर, और मीटर को लिखा जाता है L1 के द्वारा, L के द्वारा। और यहां पर एक बार मीटर, इसलिए हम क्या लिख देंगे? L1 लिख देंगे। और सेकंड को लिखा जाता है किसके द्वारा? सेकंड को लिखा जाता है टी के द्वारा, समय को टी के द्वारा। लेकिन सेकंड एक बार है, इसलिए हम क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। और माइनस क्यों किया? क्योंकि नीचे था, ऊपर भेजने के बाद ये क्या हो गया? प्लस का। और यहां पर अगर आप m लिखना चाहो तो m का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारी विमा हो गई किसकी? रेखीय वेग की या फिर वेग की। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 2 नंबर कोणीय गति के बारे में। कोणीय गति में अगर हम वेग की बात करते हैं तो कोणीय गति में वेग नाम नहीं दर्शाया जाता, उसमें कोणीय वेग शब्द काम में लिया जाता है। रेखीय गति में वेग शब्द काम में लिया जाता है और कोणीय गति में कोणीय वेग शब्द काम में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब प्रति सेकंड तय किया गया कोणीय विस्थापन प्रति सेकंड तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि प्रति सेकंड तय किया गया जो वेग है वो तो कहलाएगा आपका रेखीय वेग, और तय किया गया जो कोणीय विस्थापन है वो क्या कहलाएगा? आपका वेग कहलाएगा। और तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। और तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाएगा। और कोणीय वेग को जो दर्शाया जाता है वो ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको कहा जाता है ओमेगा।
क्या कहा जाता है, ओमेगा। ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। और ओमेगा का सूत्र क्या बनेगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। और कोणीय विस्थापन को हम किसके द्वारा लिखते हैं, डी थीटा के द्वारा। तो डी थीटा बटे समय को लिख देते हैं टी के द्वारा। तो ये हमारा सूत्र तैयार हो गया, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग का। समझ में आई बात। कोणीय वेग को लिखा जाता है ओमेगा के द्वारा। और ये डी थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर दे रखा है कोणीय विस्थापन, और बट्टे में समय क्यों लगाया, क्योंकि प्रति सेकंड दे रखा है। अगर हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ाने की, तो इस डी थीटा का तो कोई मात्रक नहीं है। हाँ, थीटा किस जगह क्या लिख सकते हो, रेडियन लिख सकते हो। थीटा किस जगह आप रेडियन शब्द काम में ले सकते हो, लेकिन समय टी का मात्रक क्या हो गया, समय सेकंड। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर आप बात करते हो इसकी विमा की, तो इसकी विमा कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से। विमा की बात करते हैं तो रेडियन की कोई विमा नहीं होती, कोण की कोई विमा नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ विमाहीन राशियां, उसमें मैंने आपको बताया था कोण, घन कोण, प्रत्यास्थ गुणांक, ये बताए थे ना मैंने आपको। तो ये क्या थे, विमाहीन राशियां थी। तो कोण आपका विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, तो इस रेडियन की तो कोई विमा हो नहीं सकती। तो विमा किसकी होगी, फिर सेकंड की होगी। और सेकंड की विमा क्या होती है, टी। सेकंड को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, टी के द्वारा। लेकिन ये टी नीचे की साइड है, इसलिए ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। या तो इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, या m का मान 0 है, l का मान 0 है, और t का मान क्या आ जाएगा इसमें, 1। t का मान क्या आ गया, 1। तो ये भी आपकी विमा हो सकती है। तो ये मैंने आपको दो बातें बताई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस कोणीय गति और रेखीय गति के बारे में। एक बार फिर से आपको रिपीट करना है कि जो रेखीय गति है उसमें हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, उसमें विस्थापन शब्द काम में लेते हैं। विस्थापन शब्द का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इसकी विमा होती है L1। और कोणीय गति में हम विस्थापन शब्द काम में नहीं लेते, कोणीय गति में हम कोणीय विस्थापन शब्द काम में लेते हैं। और कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होती, और कोणीय विस्थापन का कोई मात्रक भी नहीं होता। फिर मैंने बताया कि प्रति सेकंड तय किया गया जो विस्थापन है वो तो कहलाएगा वेग, और प्रति सेकंड तय किया गया जो कोणीय विस्थापन है वो आपका कहलाएगा कोणीय वेग। कोणीय वेग को दर्शाया जाता है किसके द्वारा, ओमेगा के द्वारा, और रेखीय वेग को दर्शाया जाता है v के द्वारा। v का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, यानी d बटे t। और इसकी विमा मैंने आपको बता दी, इसका मात्रक भी मैंने आपको मीटर प्रति सेकंड बता दिया, और इसका मात्रक भी मैंने आपको बताया रेडियन बटे सेकंड। लेकिन रेडियन किसका मात्रक है, रेडियन किसका शब्द है, रेडियन शब्द है थीटा का, इसका कोई मात्रक नहीं है ये। और कोण की कोई विमा भी नहीं होती, विमा नहीं होती, इसलिए हमने क्या लिखी, सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड की विमा लिखी है। और सेकंड की विमा क्या होती है, t-1, क्योंकि सेकंड नीचे की साइड था इसलिए माइनस में आ गया। हुआ कुछ क्लियर। ये हो गए हमारे दो। अब हम तीसरे की बात करते हैं, इसलिए आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है रेखीय वेग और कोणीय वेग की। रेखीय वेग और कोणीय वेग की बात बताई है, तो आपको एक नोट में याद रखना है, इसके नीचे आपको लिखना है नोट में एक बात। एक होता है आपका रेखीय वेग, रेखीय वेग, रेखीय वेग। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, वो संबंध आपको पूछा जा सकता है। इसमें क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। ये एक संबंध है, ये इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में ये संबंध, ये रिलेशन आपको याद रखना है। और इस रिलेशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत हाई लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सूत्र आपको याद है, इनके बीच में रिलेशन अगर आपको याद है, तो आप उन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हो। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, रेखीय वेग को दर्शाया जाता है v के द्वारा, बराबर कोणीय वेग को दर्शाया जाता है ओमेगा के द्वारा गुणा r। ये एक रिलेशन हो गया हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट आपने पीछे ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे 3 नंबर। अब हमें 3 नंबर बात करनी है। एक शब्द आपने सुना होगा, त्वरण। त्वरण, जो त्वरण शब्द है वो तो किसके अंदर काम में लिया जाता है, त्वरण शब्द काम में लिया जाता है साथियों रेखीय गति में। लेकिन कोणीय त्वरण किस में काम में लिया जाता है, कोणीय गति में। अब हम 3 नंबर बात करते हैं। देखो, वेग में समय के साथ, वेग में समय के साथ परिवर्तन की
परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर वेग में समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और यह बात शायद मैंने आपको पीछे बताई भी थी जब मैंने आपको त्वरण पढ़ाया था, तब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो त्वरण का सूत्र क्या बनेगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन बटे, अब हम बात करते हैं त्वरण की, वेग में परिवर्तन बटे, यहां पर दर दे रखा है, दर का मतलब होता है समय, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। बट्टा में क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। क्लियर है बात है? समझ में आई बात है? तो अब देखो इसकी अगर मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक अभी मैंने बताया था, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। ये मीटर बटे सेकंड किसका मात्रक है? वेग का मात्रक है। और एक समय और दे रखा है, इसलिए बट्टा में क्या कर देंगे? 1 सेकंड और कर देंगे, 1 सेकंड और कर देंगे, तो ये बनेगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अगर हम विमा की बात करते हैं तो इसकी विमा कैसे निकलेगी? देखो ध्यान से, अगर विमा की बात करते हैं तो मीटर की विमा होती है L1 और सेकंड 2 बार है, इसलिए हम क्या कर देंगे? T-2 कर देंगे, तो ये इसकी क्या आ गई? विमा आ गई। ये तो गई हमारी रेखीय गति के बारे में। इसी प्रकार से हम कोणीय गति में बात करते हैं तो 3 नंबर हमें बात करनी है कोणीय गति में। तो कोणीय वेग में, कोणीय वेग में समय के साथ, कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। याद रखना साथियों, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपका कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण को दर्शाया जाता है अल्फा के द्वारा। कोणीय त्वरण को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? अल्फा के द्वारा। और त्वरण को दर्शाते हैं किसके द्वारा? ए के द्वारा। त्वरण को ए के द्वारा दर्शाया जाता है और कोणीय त्वरण को किसके द्वारा दर्शाते हैं? अल्फा के द्वारा। और अल्फा का सूत्र क्या बनेगा? देखो, कोणीय वेग, और कोणीय वेग को किसके द्वारा दर्शाते हैं? कोणीय वेग को दर्शाते हैं ओमेगा के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो, वेग को दर्शाते हैं वी के द्वारा और कोणीय वेग को दर्शाते हैं ओमेगा के द्वारा, बटे दर का मतलब होता है बट्टा में समय, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र, ये फॉर्मूला तैयार हो गया किसका? ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका कोणीय त्वरण का। क्लियर है बात है? कोणीय त्वरण का आपका क्या हो गया? ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें बात करनी है इसके मात्रक की। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का सूत्र देखो पहले तो क्या होता है? कोणीय वेग का सूत्र, यानी कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे, कोणीय विस्थापन बटे समय। ये आपका कोणीय वेग का सूत्र है। और कोणीय विस्थापन का कोई मात्रक नहीं होता। हाँ, कोण के लिए हम क्या काम में ले लेते हैं? रेडियन काम में ले लेते हैं, रेडियन बटे क्या आ गया? आपका समय आ गया। तो ये तो आ गया किसका? इस ओमेगा की बात हो गई। लेकिन एक समय बट्टा में और दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे? देखो इसका मात्रक कैसे बनेगा? इसका मात्रक बनेगा रेडियन बटे समय, रेडियन बटे समय। ये जो समय है ना, ये समय तो इस ओमेगा के अंदर आया था। देखो, कोणीय विस्थापन बटे समय, तो ये समय तो इसके अंदर आ गया, लेकिन एक समय और दे रखा है, इसलिए गुणा में एक समय और कर देंगे। एक बार समय गुणा में और कर दिया। अब देखो ये बनेगा आपका रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है और ये 2 बार, इसलिए हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अगर आपको इसकी विमा पूछ ली, इसकी विमा कैसे निकालोगे? तो साथियों बिल्कुल सिंपल सी बात है। विमा की अगर बात करते हैं तो इसमें m का मान 0 है, l का मान 0 है, लेकिन यहां पर t का मान कितना है? t का मान यहां पर है 2 बार, तो 2 ऊपर भेज देंगे तो ये आएगा -2। ये आपकी विमा तैयार हो गई। तो कोणीय त्वरण की विमा अलग है, और देखो वेग त्वरण की विमा अलग है। त्वरण की विमा L1 T-2 है और इसकी क्या है? T-2 है। दोनों में अंतर है साथियों, ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोनों मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया। कुछ समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इससे आगे एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं। नोट में मैं आपको एक बात और बताऊंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए हमें बात करनी है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, कोणीय वेग में और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध मैंने अभी अभी आपको बताया, ये बता रखा
कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है वो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आपको याद रखना है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है। नोट में ही आपको एक बात और याद रखनी है, एक होता है आपका रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण जो बराबर होता है वो होता है कोणीय त्वरण के, कोणीय त्वरण गुणा त्रिज्या, कोणीय त्वरण गुणा त्रिज्या। तो ये आपको रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन आपको याद रखना है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में। ये जो रिलेशन था ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में था, और ये रिलेशन किसके अंदर है, ये रिलेशन है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, या रेखीय त्वरण को आप लिखते हो ए के द्वारा, ए बराबर कोणीय त्वरण को आप लिखते हो अल्फा के द्वारा गुणा आर। ये आपका एक रिलेशन और तैयार हो गया जो आपको याद रखना है। यहां दोनों से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। साथियों अपनी तैयारी को नए आयाम तक पहुंचाते रहिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपको बार बार मिलने वाला है नहीं। आपको पता है, मैं समझ सकता हूं आप इस बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं और बहुत ज़्यादा आहत भी हैं, क्योंकि वो सच बात है साथियों कि अगर आप असफल हो जाते हो, अगर आप हार जाते हो, तो आपकी गली का जो कुत्ता है ना वो भी आपके ऊपर भौंकता है और आपको हंसी आती है, अबे तू। लेकिन साथियों जब आप जीतते हो ना, तो सारे लोग, सारे जलने वाले लोग आपके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आपका तो हमें पता ही था, जब आपका जन्म हुआ था तो मुझे सपना आया था कि आप तो साक्षात भगवान हो। मैंने आपके पापा को भी बोला था कि आपके घर में ईश्वर पैदा हुए हैं। तो साथियों अपने आप के लिए जीना है, दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप में जियो और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाते रहो। रोजाना आपको कुछ ना कुछ नया करना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, और बूस्ट करने में सबसे ज्यादा जो कारगर साबित होता है वो होता है आपका रिवीजन। अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हो, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आप निखर के आओगे। यानी कहने का मतलब किताब काली करने से कोई मतलब नहीं है, काली करने के साथ साथ में आपको अपने दिमाग में उस किताब को छापना है, उस नोट्स को छापना है। अगर आप ये काम कर गए, बार बार एक चीज को आप रिवाइज करते हो, जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, जब तक आप उसको याद नहीं कर लेते, तब तक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपको बार बार मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है। ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, घूमने फिरने का टाइम बाद में बहुत आएगा, आसानी से आराम से घूमना, लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है। अच्छे से पढ़ो साथियों, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है आगे की जिंदगी कितनी कठिनाई भरी होने वाली है। तो इस बात को समझ करके, और जो मैं बताता हूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, उसको अच्छे से लिखो और उसको अच्छे से याद करो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपका भाई आपके लिए पूरा भरपूर कोशिश करेगा कि आपके कोई डाउट न रहे। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैं ये डाउट है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे रेखीय गति और कोणीय गति की। तो अभी मैंने आपको 3 बातें बताई। इसी प्रकार से हम एक बात और करते हैं। देखिए, एक हम रेखीय गति के अंदर हम शब्द काम में लेते हैं समय। रेखीय गति के अंदर हम शब्द क्या काम में ले लेते हैं, समय काम में ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए बिंदु से चला और बी बिंदु तक गया, तो इसमें कितना टाइम लगा, ये रेखीय गति है आपकी। तो इसमें जो समय लगा उसको हम किस शब्द से दर्शाते हैं, समय के द्वारा ही दर्शाते हैं। जो लगने वाला समय है उसको समय ही कहा जाता है, लेकिन इस कोणीय गति में कुछ अलग हो जाता है। इसमें कोणीय गति में लगने वाले समय को हम क्या नहीं कहते, समय नहीं कहते, उसका एक अलग नाम है, वो नाम आपको याद रखना है। तो याद रखना, रेखीय गति में हम समय शब्द काम में लेते हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखना कोणीय गति में एक चक्कर लगाने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल कहा जाता है। देखो, ये आपकी रेखीय गति है। रेखीय गति में आपने अगर 1 चक्कर लगा दिया, 2 चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर लगा दिए, लेकिन वो समय का नाम समय ही रहेगा, समय का नाम दूसरा नहीं पुकार सकते हम। लेकिन बात आ जाती है आपकी कोणीय गति की। कोणीय गति के अंदर अगर आपने 1 चक्कर लगा दिया, उसमें जितना समय लिया उस समय को आप समय नाम से नहीं पुकार सकते। उसको आप क्या नाम लोगे, उसका नाम आप लोगे आवर्तकाल। 1 चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया गया है
कोणीय गति में, उसको कहा जाता है आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? आवर्तकाल को टी के द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल टी के द्वारा। आवर्तकाल का जो प्रतीक है वो क्या है? आवर्तकाल का प्रतीक है कैपिटल टी। ये बात भी ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों। और एक बड़ा अच्छा सा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मान सकते हो या फैक्ट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आपको एक हेडिंग लगानी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आपसे क्वेश्चन मान सकते हो या फिर फैक्ट मान सकते हो। ये है कि एक है आपका रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण, वह एक है आपका कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में अनुपात। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या अनुपात है? यह अनुपात आपसे पूछ सकता है। और जैसे मान लो ऑप्शन आपको दे दे, ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया 1/r, ऑप्शन नंबर बी दे दिया r², ऑप्शन नंबर सी दे दिया r/2 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे दिया r। ये मान लो आपको ऑप्शन दे दिए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में अनुपात होता है, ऑप्शन में से आपको चूज करना है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में एक रिलेशन मैंने आपको बताया था। दो रिलेशन बताए थे, एक तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन बताया था, और एक जो मैंने आपको बताया था वो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में रिलेशन बताया था। तो ध्यान देना इस बात पर कि रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है? रेखीय त्वरण बराबर होता है, रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणा, कोणीय त्वरण गुणा त्रिज्या। याद है तो अभी अभी मैंने आपको बताया था यहां ऊपर दोनों। अब रेखीय त्वरण को कहा जाता है ए बराबर और कोणीय त्वरण को कहा जाता है अल्फा गुणा त्रिज्या का मतलब होता है आर। आपको क्या करना है? आपको रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में अनुपात निकालना है। तो देखो ये तो आपका रेखीय त्वरण है ही और ये है आपका कोणीय त्वरण। तो अनुपात निकालने के लिए आप इसको नीचे लेके आओगे, यानी इस प्रकार से लिख सकते हो a/अल्फा बराबर क्या आ गया आपका r। तो यही आपका क्या होता है? दोनों का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आपसे पूछ ले रेखीय वेग और कोणीय वेग में अनुपात बताओ, तो आप निकाल सकते हो। रेखीय वेग और कोणीय वेग का अगर अनुपात पूछ ले, अगर आपको क्या पूछ ले? रेखीय वेग और कोणीय वेग का, तो रेखीय वेग को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? v के द्वारा। और कोणीय त्वरण को, कोणीय वेग को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? ओमेगा के द्वारा। और गुणा में क्या होता है? r होता है। अगर इनका पूछ ले आपको तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका r हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बात है? तो ये सूत्र याद रखना, इसमें आपको v का मान और ओमेगा का मान देके r का मान पूछ सकता है, r और ओमेगा का मान देके v का मान पूछ सकता है, v और r का मान देके आपको ओमेगा का मान पूछ सकता है। न्यूमेरिकल इसमें से बन सकते हैं। अगर आपको अच्छे से ये सूत्र याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से कर सकते हो न्यूमेरिकल को। फॉर्मूला होना जरूरी है याद आपको, ठीक है? चलिए ये आपका 1 नंबर फैक्ट था। उम्मीद करता हूं आपने ये फैक्ट उतार लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और है आपका, ये भी आप एक फैक्ट मान सकते हो, क्वेश्चन मान सकते हो, आपकी मर्जी है साथियों। लेकिन ये है, ध्यान देना, 2 नंबर, यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर t समय में n चक्कर लगाती है, तो रेखीय वेग व कोणीय वेग का मान क्या होगा? कोणीय वेग का मान। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, यानी एक वस्तु है वो वर्ताकार पथ के ऊपर घूम रही है और उस वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है, और चक्कर कितने लगा रही है? n, और समय कितना है? t। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक तो आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आपकी कितनी है? r है। आपको चक्रों की संख्या दे रखी है, चक्कर कितने दे रखे हैं? आपको n दे रखे हैं। और आपको जो एक दे रखा है आपको समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है आपको
टी। ये बातें आपको दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान देना, एक आपको पूछा है रेखीय वेग और एक आपको पूछा है कोणीय वेग। पहले बात करते हैं रेखीय वेग की। पहले बात किसकी करते हैं? रेखीय वेग की। तो ध्यान देना, रेखीय वेग का मान हमें निकालना है। और रेखीय वेग निकालने का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया था आपको 2 नंबर, जब मैंने आपको कोणीय गति और रेखीय गति में जब मैंने आपको तुलनात्मक अंतर बताया था, उसमें मैंने आपको 2 नंबर पॉइंट करवाया था मैंने आपको। रेखीय वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब आपको ध्यान देना है साथियों, समय का तो आपको पता है, समय का मान तो आपको टी दे रखा है, लेकिन यहां पर आपको क्या नहीं दे रखा? विस्थापन नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा आपको? विस्थापन। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? विस्थापन का मान निकालना पड़ेगा, विस्थापन का मान। तो देखो, इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ है, इस प्रकार से आपका वृत्ताकार पथ है और आपको चक्कर इसमें n दे रखा है। n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। अगर हमें एक चक्कर की दूरी मिल जाती है, एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय की? मैं जैसे आपको बोल दूं कि मान लो एक चक्र में 100 मीटर दूरी तय करता है कोई व्यक्ति एक चक्कर में, तो बताओ 5 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? 500 मीटर। आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो आपको पहले एक चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी। एक चक्कर की अगर आप दूरी निकाल लेते हो तो आप n चक्रों की दूरी भी निकाल लोगे। क्लियर है बात है? तो आपको पता होना चाहिए एक चक्र में तय की गई दूरी, एक चक्र में विस्थापन और दूरी एक ही बात है। तो एक चक्र में विस्थापन, और आपको पता है कि मान लो कोई व्यक्ति यहां से चला और वो इस प्रकार से आया है, तो इसने जो रास्ता तय किया वो कितनी दूरी तय की है? यहां पर दूरी लिख सकते हो आप, दूरी, क्योंकि विस्थापन का मान तो 0 होता है। तो दूरी की बात करते हैं, तो इसने कितनी दूरी तय की? यहां से चला और इस प्रकार से वो घूम करके इसके चारों ओर से आ गया। यानी कहने का मतलब वृत्त की जितनी परिधि थी उस परिधि के बराबर ही इसने क्या की है? दूरी तय की है एक चक्कर में। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। यानी कहने का मतलब इस व्यक्ति ने वर्ताकार पथ के ऊपर एक चक्कर में कितनी दूरी तय की है? एक चक्कर में जो दूरी तय की है वो की है 2πr। यानी इसकी जो परिधि है उस परिधि के बराबर इसने क्या कर ली? दूरी तय कर ली, 2πr। लेकिन चक्रों की संख्या कितनी है? n है। तो n चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा? तो ध्यान रखना साथियों, अगर ये एक चक्कर की दूरी है और 5 चक्कर की दूरी पूछ रहे तो आप इसको 5 से गुणा कर दोगे। लेकिन अब तो आपको n चक्कर की पूछी है तो आप क्या कर दोगे? इस 2πr को n से गुणा कर दोगे तो ये आपकी 2πrn आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये n चक्रों की दूरी आ गई, ये n चक्कर की दूरी आ गई। अब आप इस सूत्र में इसको मान में रख दो। तो रेखीय वेग, यानी रेखीय वेग बराबर क्या हो जाएगा? देखो, रेखीय वेग बराबर, तो विस्थापन का मान यानी दूरी का मान कितना आ गया? 2πrn बटे समय का मान कितना है? समय को हम लिख देंगे t। तो ये आ गया आपका रेखीय वेग। ये आपका क्या आ गया? रेखीय वेग आ गया। क्लियर है? ये आपका रेखीय वेग हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है? कोणीय वेग ज्ञात करना है, कोणीय वेग। और मैंने एक आपको रिलेशन बताया था, अगर आपको याद है तो रिलेशन बताया था v बराबर ओमेगा आर। यहां पर v का मतलब रेखीय वेग और ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा का मतलब है कोणीय वेग और r का मतलब त्रिज्या। तो इस ओमेगा का मान अगर आपको निकालना पड़े, इस कोणीय वेग का मान अगर आपको निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? ओमेगा बराबर पहले लिखोगे v और बटा में क्या लिख दोगे? r लिख दोगे। यानी कहने का मतलब कोणीय वेग का जो सूत्र होता है वो होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। अब देखो, रेखीय वेग का मान अभी हमने निकाला है 2πrn बटे t, और त्रिज्या का मतलब क्या आ गया? r आ गया। अब ये r से r कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2πn बटे t। ये आपका कोणीय वेग का क्या आ गया? सूत्र आ गया, या कोणीय वेग का मान आ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है साथियों। अगर कोई पिंड, कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो अगर आपको रेखीय वेग का मान पूछे तो आपको सूत्र ये काम में लेना है। अगर आपको कोणीय वेग का मान पूछे तो आपको ये सूत्र काम में लेना है। ये सूत्र का मैंने व्युत्पन्न करके दिखाया है, सूत्र की उत्पत्ति करके मैंने आपको दिखाई है। इस प्रकार से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ये न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, चलिए मिटा देता हूं इसको। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक कोणीय वेग का मान बताया। यहां पर कोणीय वेग का जो मान आया है वो कितना आया?
मैं फिर से लिखता हूं, ये जो कोणीय वेग का मान ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर। कोणीय वेग का मान आ गया हमारा, यानी कोणीय वेग का मतलब ओमेगा का मान आ गया 2πn/t, 2πn/t। और अगर आपको याद है तो कोणीय वेग में, कोणीय गति में समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। ये बात मैंने बताई थी ना आपको। यहां पर कोणीय गति है क्योंकि कोणीय वेग है तो कोणीय गति है, लाजमी सी बात है। और कोणीय गति में समय जो होता है उसको कहा जाता है आवर्तकाल। ये आपका क्या है? आवर्तकाल है। ये क्या है? आवर्तकाल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोणीय वेग तो ऊपर की साइड है और आवर्तकाल नीचे की साइड है, यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो गया, अर्थात कोणीय वेग व आवर्तकाल, कोणीय वेग व आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं? ये अभी अभी हमने यहां पर ये सूत्र व्युत्पन्न किया था, सूत्र की उत्पत्ति की थी, उसमें हमें पता चला कि कोणीय वेग तो ऊपर की साइड है और आवर्तकाल नीचे की साइड है। इसको आवर्तकाल का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कोणीय गति में समय को हम आवर्तकाल कहते हैं और रेखीय गति में हम समय को समय नाम से दर्शाते हैं। तो ये आपका आवर्तकाल है। तो कोणीय वेग और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे अनुपाती हैं। उल्टा अनुपात कैसे पता चला? ये ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोणीय वेग घटेगा। यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो कोणीय वेग घट जाएगा और अगर आवर्तकाल घट जाएगा तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात है? तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं। आवर्तकाल से संबंधित वो बात है, ध्यान रखना। चलिए, आवर्तकाल से संबंधित वो बात है, याद रखनी है आपको। और वो है क्या? वो देखो, नोट में आप ये बात याद रख सकते हो कि प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती, एफ आवर्ती कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती कहा जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है साथियों कि प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती जो बराबर है वो सूत्र आपको याद रखना है, आवर्ती बराबर होता है 1/t। यहां पर t का मतलब है आवर्तकाल। यानी कहने का मतलब आवर्तकाल और आवर्ती भी एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगर आवर्तकाल कम है तो आवर्ती का मान ज्यादा होगा और अगर आवर्तकाल ज्यादा है तो आवर्ती का मान कम होगा। यानी कहने का मतलब f इस प्रकार से लिख सकते हो आप, आवर्ती व आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रति सेकंड, प्रति नाम आ गया ना, प्रति का मतलब होता है बट्टा में टी, सेकंड का मतलब समय, तो बट्टा में आपको समय लगाना है और ये आपकी चक्रों की संख्या चक्कर लगा रही है, इसका मतलब ये कोणीय गति है और कोणीय गति में टी को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। तो ये आवर्ती का सूत्र हो जाएगा 1/t। तो 1/t, टी का मतलब ये आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल नीचे है, आवर्ती ऊपर है, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। अगर आवर्तकाल का मान कम है तो आवर्ती का मान ज्यादा होगा, अगर आवर्तकाल का मान ज्यादा है तो आवर्ती का मान क्या होगा? कम होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो याद रखना, आज मैंने आपको बताया कुछ कोणीय गति के बारे में, कोणीय गति क्या है। अब हम कल पढ़ेंगे कोणीय गति के प्रकार। कोणीय गति के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका वृत्तीय गति, एक होती है आपकी घूर्णन गति। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा।
कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। चलिए, जय हिंद साथियों, थैंक यू।